नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। पशुपालक भाई, अभी कुछ ही दिन पहले मैं नदी के किनारे बहुत सारे डेयरी फार्म है, वो फार्म विजिट किया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे डेयरी फार्म जो नदी के किनारे पीढ़ी दर पीढ़ी से ये लोग पशु पाल रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आप सबको पता है भारत में बहुत सारे नदी है और ये नदी के किनारे करीब 30% इंसान वहाँ पे बसा हुआ है। तो यही 30% इंसान ये पशुपालन भी कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये लोग 6 महीना अपना पशु को ये नदी के पास जो ऊंचा ज़मीन है वहाँ पे रखते हैं। बरसात की सीज़न में नदी में बहुत पानी होता है, इस वजह से ये लोग इसी ऊंचा वाला ज़मीन पे जो पशु का शेड है वहाँ पे रखते हैं। और जब बरसात ख़त्म हो जाता है और पानी भी कम हो जाता है और ये ज़मीन में बहुत सारे ताज़ा घास निकलता है, तब ये लोग इसी पशु को ऐसे करके उस खेत में ले आके 6 महीने तक रखते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं ये पशुपालक भाई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पशुपालन कर रहे हैं। भारत में पशुपालन यानी डेयरी फार्मिंग 2 तरीके से किया जाता है। ज़्यादातर पशुपालक अपने घर में 1 या 2 पशु पालते हैं। इसको पूरा साल एक छोटा सा शेड में रखता है, उसका देखभाल करता है। दोनों टाइम सुबह और शाम पशु को फीडिंग करता है और उसके बदले में जो दूध मिलता है वो अपना रोज़मर्रा का इस्तेमाल में यूज़ करता है। जो छोटा पशुपालक है और इसी पशुपालन को ही अपना गुजारा बसारा करने का रोजगार करते हैं, वो लोग 2-4 या तो उससे ज़्यादा पशु अपने घर में पालता है और वो लोग कोशिश करते हैं इसी पशु को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ये लोग मेहनत करते हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्रेसिव पशुपालक हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये पशुपालन कर रहे हैं। ये लोग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को अपनाया हुआ है। ये लोग बहुत अच्छा नस्ल का पशु पाल रहे हैं और उस पशु का दूध कैसे बढ़ाया जाए, लैक्टेशन से लैक्टेशन तक पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके ऊपर वो लोग ब्रीडिंग के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। ये लोग विदेश से भी सीमेन एस्ट्रो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं और इंडिया में जोन सा नस्ल का इनको जीनोमिक बुल मिल रहा है, उस बुल का सीमेन ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस नस्ल का जेनोमिक बुल का सीमेन नहीं मिल रहा है, उस नस्ल का पीटी प्रोजेनी टेस्टेड बुल का सीमेन ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये लोग ज़्यादा फीमेल बच्चा पाने के लिए सेक्स सीमेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पशु को धूप, बारिश, गर्मी और ठंडा मौसम से बचाने के लिए ये लोग पशु को हाईटेक शेड में रख रहे हैं। गर्मी के सीजन में जहां टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता है, ऐसे एरिया में पशु को पंखा का इस्तेमाल करा रहे हैं और ज़रूरत पड़ने से वाटर फॉगर से भी ये लोग जो पशु का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, उससे कम करा के
उस पशु से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करा रहे हैं। और मिल्किंग के लिए ये लोग मिल्क पार्लर भी बनाया हुआ है अपने शेड में, अपने फार्म पे, जहाँ पे ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन से ये लोग पशु का मिल्किंग करा रहे हैं और उससे पशुपालक का बहुत मुनाफा हो रहा है, क्योंकि उनका पशु ये ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन से मिल्किंग करने से मास्टाइटिस यानी थनैला बीमारी कम से कम हो रहा है। फीडिंग के लिए ये लोग ट्रैक्टर ऑपरेटेड TMR वागन, टोटल मिक्स रेशन वागन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पशु होता है और मैन्युअली फीडिंग करने से बहुत खर्चा होता है। इसलिए ट्रैक्टर ऑपरेटेड TMR वागन में ये लोग 1 टन से लेके 2 टन का फीड ये लोग मिक्स करके वो बैलेंस फीड को वो लोग पशु के सामने रखता है और 2 टाइम रखने से पशु अपने आप वो दाना खा लेता है। ये लोग बहुत अच्छा कंपनी का ये कॉन्सेंट्रेट फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनका पशु बहुत दूध देता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेट फीड भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। आप सबको पता है दूध के लिए गाय नस्ल में उसका पशु का जो बॉडी वेट है उसके ऊपर उसको फीडिंग नहीं किया जाता है। गाय का जो बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 से 2 किलो उसको दाना दिया जाता है और हर 1 किलो दूध उत्पादन के लिए उसको 700 ग्राम एडिशनल उसको कॉन्सेंट्रेट दाना देना पड़ता है। और भैंस को बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 से 2 किलो कॉन्सेंट्रेट दाना दिया जाता है और 1 किलो दूध प्रोडक्शन के लिए उसको आधा किलो एडिशनल कॉन्सेंट्रेट दाना दिया जाता है। इस हिसाब से जो गाय आपका 50 से 60 लीटर दूध देता है उसको 12 से 15 किलो तक उसको कॉन्सेंट्रेट दाना खिलाना पड़ता है। और भैंस में बाफालो में जो 25 से 30 किलो दूध देता है उसको भी 10 से 15 किलो तक कॉन्सेंट्रेट दाना देना पड़ता है। और हरा चारा के लिए ये लोग अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला जो फॉडर चारा जैसे बारसीम, ओट, मेज कॉर्न, सरगम, ये सब ये लोग पैदा करते हैं और इसको हरा चारा के हिसाब से पशु को खिलाता है। लेकिन बरसात के सीजन में जब इनको हरा चारा का शॉर्टेज होता है उस टाइम के लिए ये लोग पहले ही मेज कॉर्न भुट्टा का साइलेज बना के रखते हैं और वो पूरा साल पशु को खिलाता है। ये तरीका से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ का जितना भी शहर है वहाँ पे जाके आप अगर देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे बड़ा बड़ा डेयरी फार्म वहाँ पे है, जहाँ से हजारों लीटर का दूध वो लोग रोज निकल रहे हैं और अच्छा नस्ल का जो बछिया है वो लोग एज ए ब्रीडर वो लोग उस पशु से बहुत पैसा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन ये जो 30% पशुपालक है जो नदी के किनारे में है वो लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी से ये डेयरी फार्मिंग कर रहा है। ऐसे ही उस फार्म में अभी हमने हाल ही में विजिट किया है, तो उन लोगों से जब हमने बात किया है तब वो लोग भी बता रहे थे वो लोग भी बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो पशु पालने का सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि शहर में जगह का कमी होता है, इसीलिए पशु को एक शेड में उसको जो है कॉन्फाइन करके उसको बांध के रखना पड़ता है
और कंक्रीट के ऊपर वो रहने से उस पशु को ज़्यादा बीमार होता है और प्रोडक्शन में भी जितना होना चाहिए उस पशु से उतना नहीं मिलता है। और वहाँ पे पानी से लेके सब कुछ खरीद के खिलाना पड़ता है और लेबर के लिए भी जो है बहुत पैसा उनको खर्चा करना पड़ता है। इस वजह से उनका मुनाफा कम होता है। लेकिन ये लोग जो नदी के किनारे में बसे हुए हैं, ये लोग बोलते हैं जब बरसात की सीजन होता है तब नदी में पानी भर जाता है, हरा चारा का कमी होता है, इसीलिए जो ऊंचा जमीन है वहाँ पे ये लोग शेड बना के रखे हैं। वो 3-4 महीना पशु को उसी ऊंचा शेड में रखते हैं। वहाँ पे शहर में जैसे शेड के अंदर बांध के खिलाते हैं ऐसे उनको खिलाना पड़ता है। इसमें पशु को ये सूखा चारा और कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा खिलाना पड़ता है और इनको खर्चा ज़्यादा है, मुनाफा कम होता है। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाता है, नदी का पानी कम हो जाता है और ये जमीन में नदी का जो पलाश है वो गिरने से वहाँ से उपजाऊ जमीन बन जाता है। और वहाँ पे जब ये लोग कोई भी घास चारा वहाँ पे उसका बीज वहाँ पे वो लोग कल्टीवेट करता है, वहाँ पे बिना ये केमिकल का, बिना फर्टिलाइजर का ये हरा चारा बहुत खूबसूरत तरीके से उगता है। और इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होने से जब पशु इसको खाता है तब उसमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है और उससे उनको मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। जैसे आप इस वीडियो में देखेंगे, एकड़ जमीन जहाँ पे हरा चारा उगा हुआ है वहाँ पे पूरा पशु का झुंड वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक ग्रेजिंग करता है। उसके बाद एक जगह पे आके वो लोग इकट्ठा होता है और सुबह और शाम उनको मिल्किंग किया जाता है और ये जमीन के ऊपर ही ये लोग सो जाते हैं। तो पूरा 6 से 8 महीना ये लोग जमीन के ऊपर रहने से इनको शरीर में बहुत सारे बीमारी जैसे लैमनेस, गांठ की बीमारी वो सब नहीं होता है और पूरा दिन चल के ग्रेजिंग करने से इनका जो पाचन है वो अच्छा रहता है और उनका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और इनमें इनका जो मजदूर है, लेबर है, इसमें भी बहुत कम लगता है क्योंकि जब ये किसी शेड में रहता है तब वो शेड को क्लीनिंग करना पड़ता है। वहाँ पे बिजली का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, वहाँ पे क्लीनिंग का खर्चा होता है और वहाँ पे मजदूरी ज़्यादा लगता है। लेकिन जब ये लोग ऐसे करके खुला खेत में वो लोग रखते हैं तो कम से कम आदमी से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशु का देखभाल कर सकते हैं। तो जैसे ये पशुपालक लोग बताते हैं तो इनको ये कौन सा पीढ़ी दर पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये कौन सा ये लोग पशुपालन कर रहे हैं, इसमें इनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन एक चीज का बात हमें बहुत अच्छा लगा है, ये लोग बताते हैं जैसे शहर में जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है वो लोग जो तरीका अपना रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, मिल्किंग के लिए, ये लोग भी सेम टू सेम यूज कर रहे हैं। ये लोग भी बहुत अच्छा वूल का सीमेंट ये लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा वूल ये लोग जो है अपने पास रख रहे हैं। और इनके पास जो पशु है जैसे एचएफ है, जैसे जर्सी है, जैसे बाफलो में इनके पास मुर्रा नस्ल का है, इनके पास जाफराबादी नस्ल, इनके पास मुर्रा नस्ल का है, इनके पास भदावरी है, इनके पास महसना नस्ल का है। तो इनके पास बहुत सारे अच्छा नस्ल का पशु है और ये लोग उतना ही जागरूक है जितना ये प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर लोग
ये डेयरी बिजनेस के लिए जागरूक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पशुपालन इस तरीके से भी किया जाता है जैसे ये पशुपालक लोग कर रहे हैं। जैसे विदेश में भी आप देखेंगे, विदेश में भी जो बड़ा बड़ा डेयरी फार्म है वो शहर में नहीं है, शहर से दूर में होता है और एग्रीकल्चर खेत के अंदर ही एक शेड होता है, वहाँ पे पशु को रखा जाता है और सुबह शाम उनको ओपन ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है और शाम को वो लोग जब आता है तब उनका मिल्किंग किया जाता है, पूरा रात शेड में रखता है, सुबह फिर मिल्किंग करके उनको फिर ओपन ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। तो पशुपालक भाई, ये नदी के किनारा आके इसका जो सा सीनरी है ये बहुत अच्छा लगा है हमें। और यहाँ पे जो पशु है वो भी ऐसे एनवायरनमेंट रहने से इनका भी जो सा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत शाइनिंग है, बहुत हेल्दी है और बहुत ये लोग प्रोडक्शन दे रहे हैं। और बच्चा भी जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है वो भी बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो पशुपालक भाई को मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप ये वीडियो देखें और जैसे ये लोग पाल रहे हैं इससे अगर आप लोगों को कुछ समझ में आता है तो आप लोग भी ऐसे करके आपके आसपास वाला जो पशुपालक है उनको आप सलाह दे सकते हैं कि नदी के आसपास जो पशुपालक है वो लोग भी ऐसे करके पशुपालन करके अपना रोजगार में बढ़ोतरी करेगा, अपना इनकम बढ़ाएगा। धन्यवाद।